मैंने चाहा नहीं था सारंगी बजाना, बट सारंगी को कुछ मेरे में अच्छाई कुछ मुझे में दिखा होगा कि नहीं, मैं जो है इसके पास जाना चाहती हूँ। तो एक वक्त था मैं बहुत नर्वस होता था जी। क्योंकि कुछ ऑडियंस ऐसे होती थी, अब मैं हो सकती शायद वो नेचुरल हो, बट वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे, कोई वो हमेशा ऐसे दिखते थे, तो इंसान बजाते बजाते डर जाएगी ये क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हम दोनों में ही इसकी सिवा ही सारे में हम तो कोशिश करते हैं कि शायद हमसे बच जाए तो, लेकिन अभी 99 सीढ़ी बाकी है, हम पहली सीढ़ी पे खड़े हैं, जबकि मुझे 40 साल हो गए बजाते हुए। सारंगी को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नेशनली लेके जानी है, तो मैं कई सालों से इसमें लगा था और फाइनली आज ये वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म कैंडल लाइट कॉन्सर्ट इंडिया में आया। बहुत कोशिश करी मैंने। ये सारंगी एक पहला एक दिन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इस प्लेटफॉर्म पे बजा। मुझे भी काफ़ी लोग आर्टिस्ट बोलते थे, यार क्या करा रहा अपने बेटे को, वो ये बजाता है, गाना बजाता है, म्यूजिक वीडियोस करता ना वो गाता थी यहाँ से, तुम गा के दिखाओ। अरे भोपाली, भोपाली भी इन साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत होता है। मैंने कहा चाचा हमारी सारंगी में वो साउंड आता ही नहीं जैसे माशाल्लाह आपकी सारंगी में आ रहा। तो कहने लगे अच्छा हंसने लगे, कहने लगे बीवी बच्चों से प्यार करते हैं। अब उनके सामने क्या बोले जी, कहने लगे वैसे ही प्यार इससे भी करो। कभी कभी कुछ साज सिर्फ आवाज नहीं होते, वो रूह की जुबान होते। घरों में जो विरासत बनी रहती है वो सिर्फ तस्वीरों में नहीं होती, कभी कभी वो उंगलियों में पलती है। सारंगी की उन डोरियों में बसी होती है जो पीढ़ियों से एक साज की पुकार कर रही होती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं राग और रूह का खास एपिसोड, सारंगी की 100 सुरों की दुनिया के सितारे श्री नमीर खान जी और नासिर खान साहब के साथ। एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका संबंध तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिनके सुरों ने दिल्ली, लखनऊ, नॉर्वे, यूएई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न मंचों पे परफॉर्मेंस किया है, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन के। आपने एक पीढ़ी जो अपने से पहले गई है, एक पीढ़ी जो अपने बाद आई है, उनको देखा है। आपने बचपन में आपके घर में कैसा माहौल था संगीत के प्रति, सारंगी के प्रति, या और क्या चीज़ें आपने बचपन में नोटिस की थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 7 साल की उम्र थी मेरी, मेरे फादर तबला बजाते थे। हमारे चाचा उस्ताद गुलाम साहब खां साहब, उन्होंने उनसे पापा से कहा कि भाईजान ये मेरे पास छोड़ दो उसको, क्योंकि मेरे फादर की जॉब कहीं और थी। मैं पापा को देखने लगा कि मुझे क्यों रोक रहे हैं। खैर वो मुझे उन्होंने छोड़ दिया। मैं बहुत हैप्पी, चाचा कहते बहुत प्यार करते थे मुझे। स्कूल भी जाना होता था, लेकिन रात में जो वो रियाज़ करते थे वो मैं सुनता था सारंगी में, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं सारंगी कभी बजाऊँगा। हाँ, थोड़े दिन के बाद उन्होंने मुझे सारगम हारमोनियम पर चालू कराई, तो मैं समझ गया शायद या तो मुझे गाना सिखाना है या वो हारमोनियम सिखाएगी। ये कहानी चलती रही 2-3 महीने। एक बार हाँ साहब शायद कहीं चले गए तो सारंगी रखी थी ऐसी भाई, तो मैंने उनकी सारंगी उठा ली, देखता रहा, और इसलिए कि स्ट्रिंग होती हैं वो मुझसे गलती से उतर गया था, 2-3 स्ट्रिंग उतर गई, तो मैं खुद घबरा गया ये क्या हो गया। तो मैंने जल्दी से रखी। आप आए, आपने कहा कि ये क्या करा, किसने करा, मम्मी चुप होगी कि नहीं बताओ किस। मैंने कहा ये मुझसे हो गया है, तो उन्होंने मेरे एक हल्के से दिया। मैं सोचता रह गया, मैंने कहा इसकी वजह से मेरी आज पिटाई हुई है, ये तो सही नहीं है। खैर उन्होंने बजाया और फिर बजने लगा, तो फिर मैं देखने लगा सो। फिर मैंने सोचा कि तेरी वजह से मेरी आज ये पिटाई हुई है, अब मैं तुझे सीख के रहूँगा, सारंगी सीखूंगा। दूसरे दिन जो है मैं चाचा से कहने लगा था मुझे भी सारंगी बजानी है। नहीं अभी नहीं। तो अभी नहीं, करते करते 6 महीने गुजरे हुए।
तो 6 महीने के बाद फिर एक छोटी सी सारंगी उन्होंने कहीं से अरेंज करी और मेरे हाथ में दी, कहने लगे बजाओ। अब वो बजाते रहे, लेकिन कुछ आवाज़ ही नहीं आती थी वो तो बहुत अच्छे बजाते हैं, मेरे तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। खैर वो कहने लगे अभी यही करते हो सिर्फ सा सा। वो 15 दिन मिलने के बाद उन्होंने फिर हाथ अपवाया। हमारे दादा दाद बहुत बड़े गुनी थे, वो भी सत्य हेमत खां साहब, उन्होंने जो है कहने लगे बेटा ऐसे बजा। तो सरगम कहलवाई, सरगम कहलवाने के बाद मुझे सारंगी से और प्यार होना, लेकिन जब खून निकला तो घबराई कि ये क्या है भाई, क्योंकि 7-8 साल की उम्र आप समझ सकते हैं, और पहले इतना था भी नहीं सारंगी का, जिसको भी देखता था सब एजिड थे। कोई न मेरी नज़र का कोई था ही नहीं मेरे साथ में कि कोई लड़का सीख रहा है, कोई तबला बजाता था, कोई सितार, कोई गाना, सिर्फ सारंगी पे मैं ही था। तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता था कि जितने भी सारंगी वाले हैं सब बुढ़े होते हैं, कोई जवान दिखता नहीं था उनसे। सही बात, हाँ। तो खैर वो कहने लगे नहीं सारंगी बहुत कम है। सुनने में आती थी मेरी कि सारंगी मतलब उंगलियों भी गिन लिया करते थे, इतनी है दुनिया में। तो खैर हमने वो चालू हुआ था, सारंगी सीखी, बड़ी कठिनाई भी आई। तो सर अभी हमने देखा कि एक जिद की कहानी थी, जिद करो दुनिया बदलो। ऐसी बचपन में आपने भी कभी एक जिद की होगी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ ज़रूर, मेरी भी कुछ इस तरीके की कहानी थी। तो मैंने जब सारंगी सीखना शुरू किया उस वक्त मेरे 7 साल की उम्र थी, और मुझे याद है मैं फर्स्ट क्लास में था, और मैंने रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया था। और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं हमेशा तबला सीखूँ। मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन था, इतना बड़ा फ़ैन कि अगर मैं मेरे लिए छोटा तबला भी ला दिया था। तो मुझे इतना पसंद था तबला बजाना, और मैं हमेशा चाहता था मैं तबला बजाऊँ। और तबला नहीं तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। सन 2007 में इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप लड़ा था, MS धोनी का भी बड़ा फैन था। बस युवराज सिंह। तबला नहीं, याद तो मुझे क्रिकेटर बनना है। तो अपन ने कहा यार क्रिकेटर्स तो बहुत हैं, तबला भी बहुत हैं, तबला प्लेयर्स तो बहुत हैं। और सारंगी का मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि वो एक होता है ना आपकी जो घर में चीज़ होती है आपको उसके ज़्यादा तो वो चीज़ थी। और दूसरी चीज़ कि मेरे उम्र में जब मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 7 साल का था, कोई बच्चा मैंने किसी को नहीं देखा था जो मेरी एज में सारंगी सीख रहा था, सारंगी बजा रहा था। सेम वही वाली बात के मैं बुजुर्गों को ही, बड़ों को ही दिखता था, अपने मामा उस्ताद कमाल साहब साहब, अपने माय ग्रैंडफादर द लेजेंडरी जिनको कहा जाता है सारंगी सम्राट पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब, जिनसे मैंने सारंगी भी सीखी, अपने फादर उस्ताद नासिर खान साहब। तो उन सबको मैं सारंगी जो है बजाते हुए देखता था, और स्टूडेंट्स भी आते थे। तो इतना कोई इंटरेस्ट मुझे था नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं सारंगी सीखूं। तो सारंगी की एक बहुत बहुत बड़ी खासियत ये है कि मैंने सारंगी चाहा नहीं। तो बट मेरे पापा ने चाहा कि मैं सारंगी बजाऊं, क्योंकि अगर मैं इस विरासत को आगे लेके नहीं जाऊंगा तो कौन बजाएगा सारंगी, और कोई तबला सितार और गाना ही चुनेगा। अगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि सारंगी आप खुद पहली दफा आज देख रहे होंगे, तो कितने कम लोग हैं जो सारंगी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो ये एक अपना आप में एक इसको यूनिक इंस्ट्रूमेंट बनाता है। तो बस वो एक कहानी थी, एक जरिया था। तो मेरे उस्ताद ने मेरे सारंगी पे हाथ रखा, तो मैंने उस सारंगी से शुरू करी जिस पे उस्ताद साबरी खान साहब ने सारंगी सीखी, उस्ताद कमाल साबरी साहब ने सारंगी सीखी। तो उसी सारंगी पे मेरा उस छोटी सारंगी पे हाथ रखाया, और उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं उस ज़माने की। तो मेरी शागिर्दी हुई, तो उन्होंने हाथ रखवाया, सरगम कहलवाई मुझसे। तो हम सब जो है गए वहाँ, और तालीम मेरी शुरू हुई उस कुछ साल से। तो बस वो एक मेरा एक ज़रिया था। और वो कहते हैं कि जब तक मैं कह सकता हूँ सारंगी ने मुझे चुना। मैंने चाहा नहीं था सारंगी बजाना, बट सारंगी को कुछ मेरे में अच्छाई, कुछ मुझे में दिखा होगा कि नहीं मैं जो है इसके पास जाना चाहती हूँ। और सारंगी ने बोला कि नहीं तबला नहीं। वो इतनी पावरफुल थी कि उसने प्यार ने मुझे जो है अपनी तरफ कर लिया। और मैंने बहुत साल कोशिश करी कि मैं नहीं बजाऊँ। काफ़ी साल लगा मुझे इंटरेस्ट बनाने में, और काफ़ी मुश्किलें आई रास्ते में, क्योंकि मैं स्कूल, आपको तो पता है CBSE, वो 10th में 12th में स्कूल के टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था। उसमें क्रेडिट अपनी मदर पे दूंगा कि जिस तरीके से वो मुझे लेके जाती थी मेरे उस्ताद के घर, और वहाँ पे मुझे तालीम हासिल होती थी, फिर घर में मुझे पापा सिखाते थे। तो वो मैनेज मैंने किया काफ़ी, और इस तरीके से मेरी सारंगी की जर्नी स्टार्ट हुई। जी हमारे में है कि शौक एक तो लगाया जाता है, एक पैदा होता है। उनको शौक था, लेकिन वो निकाला मैंने, क्योंकि मैं सोचता था कि ये जब भी
उसकी मम्मी इसको फिल्टर कराती थी, तो जैसे ही आज तक आता था पहले गाने से नहीं आया और इसकी उंगलियां चलने लगती। मैं ये सोचता था यार इसने तबला कहाँ सीख तो उसको सारंगी की आवाजें आती रहती है सब कुछ, मतलब बस वो देखता रहता था। खैर ये थोड़ा बड़े हुए, मेरे ख्याल से 4-5 साल की बात, तो जिद करके इन्होंने तबला 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 मैंने ले लिया, मेरे को मेरे काम भी आएगा, नया तबला का उस क्लास वो आज तक है। वो हम लिखे। मैं ऑफिस से आया एक दिन, तो ये पैसेज में हमारे तबला रखा हुआ और कुर्ता पजामा पहन के छोटा सा बच्चा और दम तैयार। हाँ मैं जैसे आया तो मैंने रे भाई से पूछा कि क्या बात के लिए, पूछ लो। मैंने क्या हुआ भैया, हम लोग भी ऐसा नबील बताइए क्या हुआ। तो कहेंगे चलिए आज जाकिर भाई का प्रोग्राम है। मैंने कहा जाकिर भाई, हाँ मैंने आज तक भी देखा है, आज वो कमानी बजा रहा है, मेरा तबला बजाएंगे, ये वाला तबला मैं लेके चल रहा हूँ, ये कहूँगा ये तबला बजाओ। देख रहा हूँ यार बन के तूने कहा देख लिया कि, लेकिन मैंने आज तक तो देखा है, आज तक चलता था तो आज कमानी में प्रोग्राम था। फिर मैंने इनको समझाया, मैंने कहा नहीं भैया वो अपना तबला लेके आते हैं और टिकट शो है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर कभी चलेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मेरी विरासत है वो कौन चलाएगा, हमारी सारंगी की विरासत जो चली आ रही है हमारी। तो मैंने इसको समझाया, मैंने नहीं देखो सारंगी सीखनी है, थोड़े बड़े हुए थे सारंगी से, मैं इनको लेके जाता था फिर कॉन्सर्ट में। तो ज़्यादातर तो एक डांस ही होते थे, गांधी जी के प्रोग्राम में लेके जा रहा हूँ, कभी राही जी के, हरा जी, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में। लेकिन इनको ज़्यादा वो नहीं थी, मैं क्या हो नहीं मैं सारंगी एक शर्त पे सीखूँ। मैंने जी क्या है बताइए, कि मैं बीच में बैठ के बजाऊँ। आप तो पापा साइड में बैठे रहते हैं, हम तबले वाले को देखते हैं, गाने वाले को, डांस को, और सारंगी वाले लेते तो कोई भी देखता। मैं हैरत में रह गया, मैंने कहा इस बच्चे ने क्या नोटिस ले लिया, बहुत ही जरूरी चीज है नोटिस, सचमुच। हम लोग साइड में बैठते हैं तो इतना शास्त्र। और उस समय सर की उम्र क्या थी इस नोटिस की? 6 साल। 6 साल। 1 साल के बाद तो 6-7 साल होगी बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, प्रॉमिस तुम बीच में ही बैठ के बजाओ, बस सारंगी सीखनी है। वो थोड़ी थोड़ी सी इसको नहीं, मेरी बार भी एक छोटी सारंगी थी बारी, मेरी अपनी बचपन की, चालू कराई करते करते। फिर मैंने इनको एक बात बताई, मैंने देखो बेटा दुनिया में लाखों तबले वादक है और लाखों ही सितार वादक होंगे, गाने वाले की तो कोई गिनती नहीं है, 50 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, लेकिन सारंगी वाले तो 50 भी गिन के दिखाता हूँ। पूरी दुनिया ड्रेस में बहुत है, यस बहुत कंपटीशन है आज तक। अभी लेकिन मुझे खुशी है कि इस दौर में सारंगी काफी बज रही है, और पिछले 20 साल से मैं भी लगा हुआ हूँ कोशिश में। ये चीज है बिल्कुल है। अब इस वक्त हमने शुरू करी थी, मैंने शुरू करी थी, दूसरा कोई नहीं था, तो वो इंटरेस्ट भी पैदा नहीं हो रहा था। स्कूल जाता था तो मेरा दोस्त एक गिटार बजाता था, एक सुतला बजाता था, एक हथेली, एक कीबोर्ड। तो मैं इकलौता सारंगी प्लेयर तो पूरी उस टाइम पूरे के पूरे इंडिया में होंगे शायद उस दौरान। सच था, मुझे कोई नहीं दिखा था, नहीं दिखे टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऑफर मिली इनके स्कूल से कि आप लेके आइए, तो बहुत ही मुश्किल होता है, आपको पता है एडमिशन वगैरह। हाँ इस पर की बात है कि मैंने इसका एडमिशन आप कर लीजिए, नहीं बहुत मुश्किल है। मैंने कहा देखिए यही लड़का आपके स्कूल को टॉप कराएगा, कि ये क्या करेगा हमारे लिए। मैंने कहा ये अभी दुनिया में सबसे छोटा सारंगी वादक यही है, और सिर्फ आपके स्कूल में होगा। सही बात है। इस वाली भी बहुत तजुर्बेकार थे, उन्होंने भी ठीक है, बट मैंने एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया था। हाँ इसलिए एंट्रेंस करा। सर ने बोला ही था टॉप करेगा, तो म्यूजिक में और पढ़ाई में दोनों में किया। नहीं बहुत इंटेलिजेंट जी, पढ़ाई में भी। एंट्रेंस हाँ खैर उन्होंने दिया और इसको हो गया। इसी तरह थोड़े दिन के बाद ही राशि जी हमारे यहाँ एक मिनिस्टर आ रहा है और हमें चाहती है बजाय। मैंने क्या है बजाय, अभी तो चालू कराई सारंगी इसको। हाँ 6-7 महीने थे। अच्छा मैंने क्या है, और मेरी फ्लाइट थी, मुझे कहीं यूरोप जाना था, फर्स्ट क्लास में थे, जबकि बात। खैर मैंने जो छोटी सारंगी लेके हम पहुंचे, 6 महीने में क्या सारंगी सबसे जो सरगम, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा कराया,
ये बैठे हुए बजा रहे हैं और लवली सिंह मिनिस्टर थी, आप जानते होंगे। हाँ सारंगी में अभी सिंह करना उनके हाँ यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, तो वो उस एरिया के और वो सिख में बहुत इसकी वैल्यू होती है, जाती है सारंगी, बहुत उनको वो पूछते हैं। हाँ वो खैर वो बजाते थे, मतलब बैठे हुए, तब जो देखा उन्होंने बच्चा आया सारंगी सीखा, वो उठ गए और उसके पास आन के बैठे और बहुत तारीफ करी कि सारंगी मैं सोच भी नहीं सकता एक छोटा सा बच्चा बजा रहा है, और बहुत तारीफ करी उन्होंने। सारंगी की सब नजर में सुनते ही जाते हैं बुजुर्गों का साथ, हाँ, सही, बिल्कुल सही, कम में बजती है सारा, हम्म, बरसासी में बजती है सारा। अब मैंने कहा, मैंने कहा देखो नबी, आज ही तुम हीरो बन गए स्कूल के, सही बात है। इससे सारंगी ने तुम्हें बनाया है, और तुम्हें दुनिया में अगर हीरो बनना है तो तुम्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा। सही फिर उसके बाद ही सुना मैंने, तब क्रिकेट खेलता था, बहुत साल लगे मुझे समझने में, हाँ, एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करने में बहुत। फिर 1 साल के बाद इनका पहला शो हुआ, अच्छा लाइव शो हुआ ओह, मंडी हाउस में, हम्म, LTG थिएटर में। हम्म, मेरी दोस्त है, 8 साल आप जानते होंगे, बिरजू महाराज जी के छोटे भाई हैं, राम मोहम्मद, वो कहने लगे यार आसिर उसको बजवा रहा है, मैं नबील को तुम्हारे बेटे को, ठीक है। तो एक यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी पड़ी है, वो तो रात था, रात ध्यान है। मेरा रात जी और एक बंदिश इसने फिर वो बहुत स्टेपिंग रिलीज को बजाई, क्योंकि सोच नहीं सकते उसमें, उस प्रोग्राम में गीतांजलि लाल भी थी, काफी लोग आए थे मेरे साथ, चल रहे थे और बहुत अच्छा रहा था। तब इनको जरा शौक हल्का हल्का सा रहा था, ऐसे ही रिटायर था। जब मैं टूर्स करने लगा, कॉन्सर्ट्स करने लगा, स्टेज जोनल्स होते थे स्कूल्स के, कॉम्पिटिशंस जीतता रहा ना, तो मैंने जब मैं वापस स्कूल में आता था तो मुझे बुकें मिलते थे, अवार्ड्स मिलते थे, अप्रिशिएशन मिलती, प्रिंसिपल आ रही है, टीचर्स आ रही हैं, सब बच्चे देखते थे कि यार ये तो अलग ही है, अलग हुआ है यार, वहाँ स्टेज पर है यार, यूनिक। तो वो एक लगता है कि यार हाँ हम कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ना ये रहा, मतलब आप टाइम है यार सही है, स्टाफ पे इसका भी जाना है, इंटरनेशनल टूर किए, 15 साल की उम्र है, हाँ, इन्होंने पूरा यूरोप का टूर करा अकेला। आज से जब आया मैं 10th क्लास में था, तो भाई सब एकदम यार बिल्कुल, अरे यार नवीस बाहर हो गया है, ये तो टीचर्स भी खुश, सब खुश, मतलब एक स्कूल का बच्चा आप बहुत बड़ी बात है। दूसरी क्लास में, तो उस टाइम तक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इंडिया टूर भी चल रहा था हमारा साथ, और मैं अपने नाना के साथ, उस्ताद सबरी खान साहब के साथ लोकसभा राज्यसभा में भी जा रहा था, डीडी उर्दू पे उनके जो है इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो मैं भी साथ में बैठा हूँ, तो मेरे स्कूल से भी मुझे छुट्टियां मिल जाती थी, स्कूल से छुट्टियां वो जब सुनती थी, अच्छा लोकसभा में जा रहे हो, अच्छा सभा में ये ठीक है, तो छुट्टी दे दो। ये किस साल की बात है? मैं जब 10 साल का था, 11, 12, 13, 14, जब तक मैं स्कूल में रहा तब तक ये सिलसिला चलता रहा, और मैं बहुत काफी छुट्टियां लेता था, फिर टीचर्स नाराज भी होती थी मुझसे, और होती थी हमेशा छुट्टी लेती हैं, और काफी टीचर्स जो थी मेरी साइड लेती थी, तो उनमें ज़रा वो होता था कि क्या है कि क्योंकि मैं म्यूजिक में बेस्ट था स्कूल में, कंपटीशन जब आपका एक बच्चा स्कूल में जितवा रहा है, तो स्कूल भी यही चाहेगा कि यार उनका स्कूल ही जो नाम रोशन, वो एक एडवांटेज है। जहाँ कभी सेकंड पोजीशन में लिखी नहीं है, और इसलिए फर्स्ट की लाइन लगाता है हर बार। उसकी बात करिए स्पिक में कैसे जुड़े अपने मामा कमाल साबरी के साथ, बहुत उन्होंने काम, वो लेके जाते थे, तो वहाँ से काफी एक्सपीरियंस मिला, स्टेज पे किस तरीके से बैठना है, किस तरीके उन्होंने काफी साइड होते थे, मदद करिए, बहुत अच्छा अपने साथ में रखा, बाद आगे बढ़ाया। स्कूल टाइमिंग पे सब कुछ मैं आता था वापस, कि सैटरडे संडे हो गई, मेरे नाना का फोन आ गया मम्मी के पास कि छुट्टियां हो गई, आ जाओ। वो इतना प्यार करते थे मुझसे, इतना प्यार करते थे कि वो फ्राइडे का इंतजार करते थे कि जैसी फ्राइडे आ जाए, सैटरडे संडे सीधा मार रहा, ये फोन आता था, हाँ भाई दासित, मैंने कहा जी यार वो सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है, तो एक काम करो फ्राइडे इवनिंग में भेज देना। जी 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 फ्राइडे आ जाओ, फ्राइडे आ जाओ, ठीक है भेज दूंगा। अगर वो फ्राइडे नहीं आए, उन्होंने भेजा नहीं, डर होते थे। अच्छा मैं जी सर, हाँ पापा नहीं कह रहे ना, मैं चाहता था कि जितना जाए, क्योंकि मेरा कॉन्सर्ट होते थे, मीटिंग होती थी, बहुत बिजी रहता था, मैं चाहता था जितना ये वहाँ जाएगा, इसका उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, मैं छोटा था, उठा बस 11 था, तो इसकी मम्मी से मैं कहता था नहीं तुम जाओ, वाह हाँ सब पसंद की चीज़ें लेता था जल्दी से, ताकि वो ये लेके जाए, वो शौक में खाने पीने का और खिलाने का बड़ा शौक था। वो एक और आपको अपनी जर्नी सुनाना चाहता हूँ।
सारंगी तो मैंने सीख ली चालू करी थी, और कुछ सालों के बाद हमारे फादर आए थे और मेरे उस्ताद बैठे थे गुलाम साबिर साहब। उन्होंने कहा कि यासीन भाईजान, मेरे पापा का नाम यासिन है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये उस्ताद साबिर खां साहब के पास इसको भेजा जाए। वो उनके भी गुरु थे और हमारे पापा के बड़े भाई थे। तो कहने लगे अच्छा, कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ये उनसे सीखे। एक होता है कि मुझे नहीं मालूम था ये सब बातें क्या हो रही हैं, सुनता रहा। उन्होंने कहा ठीक है चल, मैं लेके जाता हूँ भाईजान। वो भाईजान कहते थे। खैर वो लेके गए भाईजान, मैं इसको लिखे हम आपकी गुलामी की नहीं है। तो देखते थे जब क्या रोब प्राबदार चेहरा और नमाजियात। अच्छा कर लेंगे, ठीक है मैं सिखाऊंगा। चल भाई ये तो सामान लेके आ जाएगी ऐसे करके। मैं फिर दोनों के बाद अटैची थी, सारंगी का बैग लेके पहुंच गए। वहाँ से मेरी जो है एक अलग ट्रेनिंग चालू हुई। मैं नहीं जानता था कि उनकी वैल्यू जब, लेकिन उनके साथ कॉन्सर्ट में जाता था, उनको सुनता था और उनकी इज्जत देखता था, तो मैं फिर ऊपर वाले से शुक्र अदा करता था। ऐसा वो अवेलेबल नहीं हो तो फेस्टिवल कैंसिल हो जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। मतलब ऐसा सारंगी बात है। अभी तो वो अपनी जब सोलो देखिए उनको, वो भी सोलो भी ऐसे नाम उनका 5 वो राष्ट्रपति अवार्ड मिले थे 5। 5 राष्ट्रीय अवार्ड। और ओह पद्मश्री, पद्म भूषण, ओह माय गॉड। सभी नाटे क्या रतन अवार्ड था, बहुत सारे वाला से इंटरनेशनल अमेरिका से इतने अवार्ड। तो एक सारंगी के भगवान कह सकते हैं, बिल्कुल होता है। और उन जैसा तो कोई नहीं। बिल्कुल सही बात। खैर वो उनसे हमसे तालीम मिलती रही। मुझे सबसे पहले मैंने उधर मारो बिहार, वो मेरे अब तक यहाँ है, पता नहीं दिमाग से ही आ गया है। क्योंकि वो जब भी मैं कभी रियाज करने बैठता हूँ तो वह मारो बिहार के हाथ आ जाता है कि कितना है। उन हाँ। सात पसंदीदा रागों में से राग था, अच्छा। या राग 20 रुपये की बजाते थे। ओके। अच्छा ये 2-3 राग जो है अभी तक मेरे दिमाग में ऐसे जैसे में, ये आप कभी सुनेंगे तो सब मजा आएगा आपको। वहां से निकल के फिर मेरी जॉब की बात आई। ये 1990 की बात है। 19 साल की उम्र तक मेरी, और एकदम डायरेक्ट जॉब में जाना, समझ सकते हैं 19 साल की उम्र में आजकल के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिम्मेदारी थी घर की, बड़ा था मैं। पहले वो जमाने नहीं थे जिसे आज गॉड में बहुत फैसिलिटी है। हमने बहुत साइकिल करा है, मैंने नबील ने वो नहीं सब नहीं करे हैं। इनको प्लेटफॉर्म बने बनाए भी मिले, लेकिन हमने बहुत करी। मैंने नहीं, उस दौर में जितने भी आर्टिस्ट थे बहुत करते थे सारे। और ऐसे कथा केंद्र लगे जो करी। तो देखिए वहाँ पर भी उस्ताद के नाम से क्या वैल्यू हुई है। अंदर गए हम, काफ़ी लोग थे, 8-10 लोग बैठे थे, बड़े बड़े लोग। पूछा कि हाँ जी तो किसके शागिर्द हो। मैंने उस्ताद साबिर खां साहब की। ओह अच्छा। उनकी चेहरों से लगा मुझे ये 50% मैंने कब्जा कर लिया, लेकिन उस्ताद का नाम बजाया। सबसे पहले तो माँ बाप की दुआ होती है दुनिया में। अगर आपकी तरक्की है वो आपसे करूँगा, आपके माँ बाप की दुआ ही थोड़ा आई, सही बात है। उनसे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए हर बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप का ध्यान रखे, उनकी खिदमत करे, उनकी दुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा दर्जा है उस्ताद का होगा, उनका भी ऐसे करना चाहिए उसको, जो यार उनकी बातों को माने और दुआएं रहे। फिर मैंने बजाया तो ओके डन, मतलब उस्ताद के नाम से ही 50% हो गया था। जब बजाया तो ये तो 8-10 लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे बात करती है। जब से सबसे छोटी उम्र मेरी, कोई तजुर्बा नहीं। तो ये सब दुआओं के भी है, खिदमत करी इतने उस्तादों की बहुत। कोई दिन ऐसा नहीं होता था ये उस्ताद ऐसे सो जाए, मैं उनकी 1 घंटा रोज आनंद पैर दबाता था। उनको आदत पड़ गई थी कि जब तक ये मेरे पैर नहीं दबाता है मुझे नींद नहीं आए। जब वो सोते थे जब मैं सोता था और उनसे पहले उठे वो, तो वो किस्मत है। और वो साइकिल जो है करा है उसका फिर फल मिला कि आज लगरम से नवीन मेरे साथ है।
ठीक है, मतलब ये भी ऐसी है सर्वोदा, बहुत कहना मानते हैं हमारा, बहुत दिल खुश रखते हैं, और उन्होंने भी अपने नाना की खिदमत करी बहुत। मैं तो कहूँगा मैं बहुत लकी था कि मतलब उसे बनने का मौका से बुजुर्ग कहाँ है। बिल्कुल, अब 8-10 साल में उनके साथ बिताया, उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ था। ये तो कह सकते हैं कि मैं अपने फैमिली के उसमें मैं उनका आखिरी स्टूडेंट रहा। तो उनके जो इतने बुजुर्ग हो गए थे कि उनको उठना मुश्किल होता था, व्हील चेयर पर लेके जाना, रात में उनके पैरों की मसाज करके सोना, जब वो खांसते थे उनके साथ उनका एक पानदान होता था, उसमें वो बुलाना, उनको वॉशरूम लेके जाना, फिर वापस लेके आना, फिर सैर कराने लेके जाना, वो कैसे थोड़ा हवा फ्रेश एयर में, ये व्हील चेयर में उनको घुमा के लाना, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो बोर हो जाए। थोड़ा बोर हो जाता है, घबराने लगता है, तो उनको लेके जाना, फिर उनकी थोड़ा खिदमत करना, फिर रखना। तो वो कहते थे कि जो तुम कर रहे हो ना, तुम आगे जाके इसका खुद मिलेगा, जो कि मिल है आगे काम में आई। तो ऐसे शख्स के से साथ में रहना बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि वो मेरी जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट। सर जैसे सर का रहा है कि सर सफल हो गए, और सर पीढ़ी दर पीढ़ी जो सर ने सीखा, सर अब इस मुकाम पे पहुंच गए। सर आपके ऊपर भी तो एक प्रेशर रहता होगा एडेड, कि सर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इसको लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सर इसके एडेड एडवांटेज के साथ साथ क्या आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है? देखिए, इतने बड़े जब आप घराने के एक पार्ट होते हो, तो वो प्रेशर तो ताउम्र रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि मुरादाबाद सैनिया घराना एक ऐसा घराना है जो एक मियाँ तो लेजेंडरी सिंगर 16th सेंचुरी के, उनसे ताल्लुक है, उनसे जुड़ा हुआ है। मेरे नाना उस्ताद साबरी खान साहब, मेरे वालिद साहब, मेरे मामा, काफ़ी बुजुर्ग इस खानदान में रहे हैं और बहुत अच्छी सारंगी बजा के जा चुके हैं। तो एक प्रेशर के जो आप बात कर रही हैं, वो उसको मैं प्रेशर नाम नहीं दूंगा, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मानूंगा, जो हमेशा रहेगी। और क्योंकि मैं जहाँ भी परफॉर्म करूंगा, तो मैं सिर्फ अकेला परफॉर्म नहीं करूंगा, कि वो ये दिखाएगा कि किस घराने से आप मैं ताल्लुक, किस घराने का मैं म्यूजिक पेश करने वाला हूँ। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमेशा उसको कैरी करके रखना चाहिए। और चाहे मेरी आने वाली जनरेशन भी हो, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनको भी मैं यही बताऊंगा कि ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमेशा बरकरार रखना, क्योंकि तुम अकेले नहीं बैठोगे। या मैं हमेशा ही बैठता हूँ कि मैं अकेला नहीं बैठ रहा, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है और बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है मेरे साथ साथ। तो एक ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ कि मैं हमेशा इसको पॉजिटिव स्टाइल में देखता हूँ। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, एक वक्त था मैं बहुत नर्वस होता था, क्योंकि कुछ ऑडियंस ऐसे होती थी, अब मैं हो सकती है शायद वो नेचुरल हो, बट वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे, कोई वो हमेशा ऐसे दिखते थे। तो इंसान बजाते बजाते डर जाएगी, ये क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उनका नेचुरल रिएक्शन होता था, रादर देन स्माइलिंग कि यार मैं कोई छोटा बच्चा है कि बजा रहा है, तो थोड़ा हंस दो, थोड़ा कुछ कर दो, वो ऐसे बैठ गए। यार मैं हो सकता गलत बजा रहा हूँ, तो मैं ऊपर नहीं देखता था। तो अब मैंने एक नई स्ट्रेटेजी जो है चुनी है कि मैं प्रेशर फील नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि अगर वो कर रहे हैं तो मुझे उनको खुश कैसे करता है। तो मैं बिल्कुल कूल होके बिल्कुल मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया। मैंने सारा नहीं का थोड़ा जो स्टाइल है चेंज किया है। मैंने काफ़ी स्टाइल चेंज करने की कोशिश करी, और जैसे पापा ने बताया कि मैं सितार और तबला और सोलो बहुत काफ़ी सुनते थे, और आज ऊपर वाले करम से आज सारंगी को लोग टिकट्स दे के सुन रहे हैं। तो वो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी है, और वो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ कामयाब हुई है। जब मैं हमेशा चाहता था कि सारंगी को एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट बनाना, और लोग उसको पैसे दे के आगे सुने सोलो इंस्ट्रूमेंट वो, क्योंकि पहले बहुत कम होता था, बहुत कम, क्योंकि कंपनी में ज़्यादातर सारंगी बजती थी। तो वो मेरी हमेशा कोशिश थी। और मैं जब आज स्टेज पे जाता हूँ, तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि यार ये स्टेज मेरा है, चाहे कोई भी ऑडियंस हो, वो अभी ये स्टेज परफॉर्मेंस मेरा है, मुझसे बड़ा नहीं है। तो मुझे अपने आप को इस तरीके से वो ये घंटे देना है कि लोग पैसे दे के आए, लोग सुनने आए, क्योंकि जब वो स्टेज से बाहर जाए तो ये सोचे कि यार हम कहीं अलग ही जगह थे। तो माइंड सेट लेके जाना चाहिए। तो वो मैं हर सारंगी वालों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अब जो सारंगी की मेंटेलिटी ना, अब अपने दिमाग से स्ट्रेटेजी लेके जाओगे। अगर आप वो सोचोगे कि नहीं हमें के बजाना है, नीचे देख के ऊपर करना है, थोड़ा खुल के जाना हूँ कि लोग बाहर आए। जैसे पंडित रविशंकर जी अपना सितार पे उन्होंने स्टाइल ही चेंज कर दिया, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने उन्होंने अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया, पूरा एक इस तरीके की पर्सनालिटी बना ली कि लोग उनको देखने भी जाते थे, उनको देखने, उनसे बातचीत करने जाते थे। तो मैंने पहले देखा कि हमारे बुजुर्गों में काफ़ी कंपनी इंस्ट्रूमेंट लोग बजाते थे, सब कुछ करते थे, और बुजुर्ग काफ़ी होते थे।
तो मैं सोचा कि मैं क्या चेंज लाऊं सारंगी में, जो सारंगी का थोड़ा स्ट्रक्चर बदले। तो मेरी बहुत कोशिश रही और मैं अब ऊपर वाले के करम से वो प्रेशर फील नहीं करता जो मैं बचपन में करता था, और जो लोग ऐसे दिखते थे मैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करा दूंगा। ये एक कोशिश रही है मेरी। एक भी मैं कहना चाहूँगा, शायद 27 को ही ये आए हैं लंदन से अभी 2 दिन पहले, और उसी दिन इनका कॉन्सर्ट था, कैंडल लाइट। कैंडिलेट्स। हम बाहर खड़े थे, हमें यही भी टिकट से अवेलेबल नहीं था, सोल्ड आउट था शो sold out था। तो वो मैं ऊपर वाले से ही गया, बात कर रहा था कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है मैंने सारंगी की नहीं कभी भी श्री राम सेंटर जैसे बड़े थिएटर में सारंगी सुनने के लिए है, और एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। ये एक सारंगी के लिए बहुत अच्छा और काबिल की मेहनत है, और माशाल्लाह इसने जो काम करा है। मैं पहले सोचता था, मैंने कहा यार ये तुम क्या क्या कर रहा हो, ये बोले बापन मैं जो कर रहा हूँ करने को। मैंने कहा ठीक है, मैंने कभी नहीं रोका, मैंने कहा जो तुम चाहते हो करो, बस सारंगी बजाओ। थोड़ा सा स्टाइल चेंज करा, ट्रैक चेंज करा, लेकिन आज एक सीट अवेलेबल नहीं, और वो भी 2-2 हज़ार रुपये का टिकट लेके बैठे हुए आ रहा है। सोचिए आप, तो वो सारंगी सुनने के लिए आ रहा है, सारंगी श्रोता भी बढ़ रहे हैं, सारंगी तो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये मेरी बहुत खुशी की बात है। और हम दोनों ही इसके सेवक हैं सारंगी के। हम तो कोशिश करते हैं कि शायद हमसे बच जाए तो, लेकिन अभी 99 सीढ़ी बाकी है, हम पहली सीढ़ी पे ही खड़े हैं, जबकि मुझे 40 साल हो गए बजाते हुए, सारंगी बजाते हुए मुझे 40 साल हुआ है, लेकिन मैं अभी भी पहली सीढ़ी पे ही खड़ा हूँ, और 99 पे चल रहा है मुझे बाकी जी। दूसरी सीढ़ी की नौबत ही नहीं आ रही, ऐसा कठिन साज है ये, और इतना प्यारा मीठा जी, कि इसकी बदौलत मैं 80 कंट्री ट्रेवल कर चुका हूँ 80 कंट्रीज। जी। पर वाले ने पूरी दुनिया घुमाई है सिर्फ सारंगी की बदौलत जी, नहीं हमारी कोई औकात नहीं है। अभी हमने ये कभी भी अपने ट्रेडिशनल स्टाइल जो है ना वो खत्म नहीं करता, क्योंकि वो तो हमारी एक पहचान है। कभी भी मैं स्टेज पे जाता हूँ या परफॉर्मेंस करता हूँ, मैं अपना ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक जो है वो कभी मैं छोड़ता नहीं। तो वो क्योंकि बेस है, इसलिए कि अगर आप लोगों को इंस्पायर करोगे ना, तो कुछ लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद नहीं करते, उनको बहुत बोरिंग लगता है, तो आपको उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ इस तरीके का म्यूजिक करना चाहिए। वो लोग आए, और आप उनको जब सारंगी स्टार्ट करते हो तो आप डेफिनेटली कोई क्लासिकल बेस से करते हो। वो मेरी एक स्ट्रेटेजी रही है कुछ सालों से, तो ये भी एक जरिया था कि लोगों को सारंगी की तरफ देखे आइए। तो आजकल के जो गाने हैं थोड़ा जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, सूफी हो गया, थोड़ा कवालीज हो गया, वो ओनली क्लासिकल, मैं थोड़ा पॉप भी कर रहा हूँ, थोड़ा बॉलीवुड भी कर रहा हूँ, तो मिक्स जॉनर्स में लेके आया हूँ, सो दैट लोग आए एटलीस्ट सीखें सारंगी। अगर सारंगी सीखेंगे नहीं लोग, तो ना तो वो क्लासिकल बजा पाएंगे, ना क्लासिकल बजाएगा, ना कोई और, एटलीस्ट किसी और जरिए सारंगी तो सीखे। तो ये बहुत बड़ी एक ये वजह थी मेरा ये चीज करने की, और सारंगी को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नेशनली लेके जाने की। तो मैं कई सालों से इसमें लगा था, और फाइनली आज ये वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म कैंडल लाइट कॉन्सर्ट इंडिया में आया। बहुत कोशिश करी मैंने, ये सारंगी एक पहला एक दिन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इस प्लेटफॉर्म पे बजा है जी, और मैंने इंट्रोड्यूस किया था इसको लास्ट ईयर जनवरी में दुबई के जबी थिएटर पर। 16 शोज थे हमारे, और बहुत जबरदस्त कॉन्सर्ट था। तो वहां से वो सिलसिला था और अब है, और आप देख सकते हैं सिर्फ सारंगी वालों को नहीं, सितार, फ्लूट, वाप, सरोद, हर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को वरना इंडिया में लोग गाने के लिए 2,000-2,500 देंगे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए शायद नहीं देंगे। शायद कम दे रहे हैं। सही। बड़ी पर्सनैलिटीज के लिए जरूर देंगे, बट हम जैसे लोगों के लिए तो शायद ना दें। बट ये मेरा एक जरिया था कि लोग आएंगे, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, लोगों के काम रोजगार में फर्क पड़ेगा। तो ये मेरी बहुत कोशिश थी, और ऊपर वाले के करम से ये चीज पूरी हुई है। जी। अभी हमने बात की उस्ताद साबिर खान साहब की, वो बात करें तो शारीरिक रूप से वो हमारे साथ नहीं है, पर एक डिवाइन कनेक्शन या आत्मीय रूप से आपके साथ आज भी है। तो कब आप उनको ज़्यादा याद करते हैं, लाइक आप स्टेज पे जाते हुए कोई बंदी सुन के परफॉर्म करते हैं, या कभी आप लो फील करते हैं, या कभी आपको मेन याद हमेशा साथ में रहती है, पर इस मोमेंट पर हमेशा याद आती होगी, आपको मिस करते हैं, आप दोनों से हम जानना चाहेंगे। तो बहुत सारी यादें उनकी असल में, और जो लास्ट राग उन्होंने मुझे सिखाया था आज कॉल, राग अडाना, तो उसमें काफ़ी सारी बंदिशें, काफ़ी सारे उन्होंने मुझे जो फ्रेजेस होते हैं वो सिखाए। और उनकी हमेशा एक बात मुझे स्टेज पे जाने से पहले ये याद आती है कि यार आप स्टेज पे जा रहे हो, इस स्टेज पे जब जाओ तो सबसे पहले आंख बंद करके जिन्होंने आपको तालीम हासिल करी है
ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना और वो सब चीज़ वो सोचना जो आपने सीखा है और एक खुशी के साथ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप स्टेज पे जाना, अपने माँ बाप सबकी दुआएं आपके साथ रहेंगी और ज़रूर कामयाब हो। तो एक दिमाग में हमेशा उनकी बात है और जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं मम्मी पापा को फ़ोन भी करता हूँ और बोलता हूँ कि ये अच्छा रहे कॉन्सर्ट, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूज़िक जो है दुआओं का खेल होता है। जी अगर आपके पास अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी दुआएं नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी का आपने दिल दुखाया हुआ है या किसी के साथ चोरी मक्कारी करी हुई है वो फिर आपको बजाने में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि काफ़ी लोग सुर लगाते हैं, आप भी लगाएंगे सा आप भी लगाएंगे, लेकिन आपके सा में क्यों मज़ा आएगा, क्योंकि वो प्योरिटी आपके पास है। तो वो चीज़ हमेशा कहते थे कि सच सच बोलना, किसी का दिल मत दुखाना, तभी इसमें से सुर निकलेंगे। तो हमेशा दिमाग में रहता है कि यार जितना ऑनेस्ट रहोगे, जितना सच रहोगे ना, तो वो तभी ये चीज़ बजेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल थिंग है जो हम कर रहे हैं। तो ऐसी बातें मुझे ज़रूर उनकी याद आती हैं। बिल्कुल सही कहा। और हमेशा माशाल्लाह हमने देखा है इन्होंने कि मैं भी कभी जाता था कि कहीं बाहर विदेश में काफ़ी रहता था, क्योंकि कॉन्सर्ट ऐसा पड़ गया तो फ़ौरन मैं अपने माँ को पापा को फ़ोन करता था और उस्ताद जी को कि दुआ करिएगा मुझे आज बजाना पड़ गया अचानक। तो सोलो जी को हम अकेपेडिस के जाते थे, लेकिन सोलो भी नहीं होता था, मैं फ़ोन करता था, इजाज़त लेता था कि मुझे बजाना है, तो उनकी दुआएं मिलती थी तो दिलों पे खौफ नहीं होता, बजाना है आराम से। क्योंकि हम ज़्यादातर सारंगी बात है सोलोइस्ट यूज टू नहीं होते, अकेपेडिस होते हैं ज़्यादातर। लेकिन माशाल्लाह नबील जो है सोलिस्ट है, कंपनी सवारी में छोड़ दो, जबकि ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि सारंगी वाले को सबको आना चाहिए, संगत साथ करना चाहिए, सोलो बजाना चाहिए, मजल के साथ फ्यूजन, सारंगी के सब आना चाहिए। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करी हैं हाउसफुल शोज़ करने के लिए और सारंगी को एज एन अकम्पनिस्ट इंस्ट्रूमेंट से सोलोइस्ट बनाने के लिए, तो सर कुछ आप स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या क्या आपने यूज़ करा और कैसे इसको आपने इस मुकाम तक लाया है? सो स्ट्रेटेजी तो लोग अक्सर छुपाते हैं, मगर मैं ऐसा चाहूँगा नहीं। मैं चाहूँगा कि ये लोग जाने और क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि लोग इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और आगे से आगे बढ़ाएं और सीखें सारे। सो मैं आपको ले जाना चाहूँगा 2020 बोलता हूँ, कोविड सोचना नहीं चाहिए लेकिन मैं लेके जाना चाहूँगा। तो उस साल में टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया, तो इंस्टाग्राम ने रील्स शुरू करी, तो वो 15 सेकंड्स की रील्स आती। सो मैं कह सकता हूँ कि उस दौरान मैंने सारंगी में कुछ ओल्ड बॉलीवुड मेलोडीज बजाना शुरू किया था। उस जमाने में 5 साल पहले ऐसा लगता है कि कुछ ज़माना था वो, कि 5 साल में इतनी चेंजेस आए, इतनी लाइफ ऐसी जारी पड़ रही है कि ऐसा लगता है कि कितने सालों के लिए था। तो 2020 में वो 15-15 सेकंड्स की मैंने ना सारंगी की कुछ ओल्ड बॉलीवुड की जो ट्रेडिक मेलोडीज उनकी मेलोडीज बनाने शुरू करे। तो लोगों ने मुझे काफी रोका कि यार तुम क्लासिकल आर्टिस्ट हो, तुम कवर सॉन्ग बजा रहे हो, मतलब कवर्स बॉलीवुड कवर्स कैसे कर सकते हो, क्लासिकल हो। तो मैंने कहा देखो यार, सारंगी का मतलब होता है 100 रंग, 100 कलर्स। हम एक्चुअली में से इसमें से क्लासिकल ही नहीं कहते हैं, इसमें से ठुमरी, इसमें से लाइट क्लासिकल, गजल। तो बॉलीवुड में क्या रहा है, बॉलीवुड ने क्या नुकसान किया है? पुराने जमाने में बहुत सारंगी बनी है बॉलीवुड में, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, काफी लोगों ने बोला और काफी कुछ लोगों ने किसी और लोगों से डील आपका इतने चोरी होने लगी उस टाइम पे। मैंने क्या करना, मतलब कुछ गलत किया है, मैंने सारंगी को प्रमोशन कर रहा हूँ, बहुत कुछ किया और देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि आज वही लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे किसे बना रहे। तो मतलब ये कहने वाली बात है, या तो आप मना कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट रहो कि नहीं हम ट्रेडिशनल म्यूजिक बनाएंगे, हम रील्स नहीं बनाएंगे और सारंगी पे बॉलीवुड सॉन्ग्स या और सूफी कव्वालीज नहीं बजाएंगे। लेकिन फिर आप आज क्यों बना रहे हो? क्या आपको पता है कि मैंने वो 5 साल पहले शुरू किया है, तो मुझे पता था कि अब ये टिकटॉक बैन हो गया, अब इंस्टाग्राम पे रील्स आ रहेंगे। ये एक बहुत बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लोगों को सारंगी से मिलवाने का। मैंने लाइव शुरू किया ताकि लोग जाने, मैं सिर्फ ये किया, यही मेरा मकसद था। तो वो एक इसकी एक स्ट्रेटेजी में बोलूंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस जरिए मैंने इसको बनाना शुरू किया। फिर वो 30 सेकंड्स हुए, फिर वो आज 60 सेकंड्स है। तो आज मैंने बहुत कम कर दिया है, लोगों ने बढ़ा दिया है, मैंने बहुत कम कर दी। मैं जानता हूँ कि मैंने वो चीज स्टार्ट करी थी। काफी लोग हैं जिन्होंने मुझे इस बारे में बोला कि नहीं
तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, कवर है। तो मैं ही बोलूंगा कि यार हम आज राग यमन की कोई भी बंदिश गाते हैं कि वो हमारी खुद की है, नहीं कवर है। कवर है। हम अपने बुजुर्ग की कॉम्पोजिशंस गा रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे ओरिजिनल नाम की कोई चीज नहीं है। हम अगर आज कोई भी ठुमरी या हमरी या ठरिया में गाते हैं, कॉन्सर्ट्स में बड़े बड़े सिंगर्स गाते हैं, वो भी है, नहीं वो भी कवर है, सही वो बात भी कवर है। हम एक्चुअली हम बोले तो हम सारे गामा पाधानिसा भी हम ओरिजिनल नहीं है। अब म्यूजिक भी ओरिजिनल नहीं कर रहे, वो भी किसी ने बनाया। आज वो लोग यहाँ होते तो कॉपीराइट लगाते थे, अब वो कवर बन जाता। ठीक है, तो ये Makes चीज sense. लोगों को सोचने वाली बात है कि कोई सा भी जॉनर हो, अगर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो जो कि 100 फ्लेवर्स निकालता है, जॉनर्स निकालता है, फोक फोक हो गया। हमारे इंडिया में कितनी तरीके की म्यूजिक है, राजस्थानी फोक, पंजाबी फोक, सारंगी डिफरेंट, कश्मीरी सारंगी डिफरेंट, हमारी क्लासिकल डिफरेंट। हम इसमें से फोक बजाते हैं, ठुमरी बजाते हैं, गजल बजाते हैं, सूफी बजाते हैं, कवालीस बजाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बजाते हैं। तो हर चीज इसमें से निकलती है। तो मेरा एक वो जरिया था हर चीज लोगों को पेश करके देना कि लोग जिसके शौकीन हो बॉलीवुड के, सूफी के, कवाली के, क्लासिकल के, वो उठ के आए। ऑडियंस बढ़ गई। एक स्ट्रेटेजी थी मेरी ऑडियंस बढ़ाने की, और जिसकी वजह से वो आ रहे हैं और आज सुन रहे हैं। हर किसी को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, गो। कि फिर देखिए वही बात आ गई कि जब 27 में जब कॉन्सर्ट था, अच्छा ये सोलो सारंगी बजाते क्लासिकल की, तो सोल्ड आउट नहीं होता जी। उसके अंदर जगह होती और फ्री में भी नहीं आते लोग। ऐसी की बात नहीं है, फ्री में भी नहीं आते। तो मुझे भी काफ़ी लोग आर्टिस्ट बोलते थे, यार क्या करा रहा हो अपने बेटे को, वो ये बजाता है, गाना बजाता है, म्यूजिक वीडियोस करना, वो गाता थी यार सिर्फ, मैंने कहा तुम गा के दिखाओ, मैं गा के दिखा। तो अगर ऐसी बात है तो लेकिन मेरे से म्यूजिक वीडियो, हाँ, मैंने कहा उसका शौक है, वो पूरा कर रहा है, हम करने देना, क्या जा रहा है आप, क्योंकि दुनिया में एक दूसरे से वो जो जलन है वो खत्म नहीं होती। खत्म नहीं हो रही है, कुछ भी अच्छा करो तो ये क्या हो रहा है। एक्चुअली जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है ना, तो हमारे लोग बहुत पीछे रहते हैं। नहीं, हम आगे नहीं जा रहे। उस जमाने में, हमारे बुजुर्गों के जमाने में मोबाइल नहीं था, नहीं था। रेडियो नहीं था, कैमरे नहीं थे, रिकॉर्डर्स नहीं थे, फिल्म्स नहीं दिखती थी, रक्कीन टीवी नहीं थे, तरह चीजें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। तो उस जमाने से हम कंपेयर कैसे कर सकते? उन्होंने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। जैसे जैसे जमाना आगे जाता है ना, आपको भी अपना म्यूजिक थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने कभी बेस नहीं करना चाहिए, तो वो हमेशा बरकरार। सही बड़े आर्टिस्ट ने भी हमसे कहा, रासे भाई नबी जो कर रहा है करने दो, ये बहुत अच्छा कर रहा है, मैंने भी ये बोला, और वो जो कर रहा है अच्छा। देखिए सब कुछ अपनी नहीं सोचता आदमी, कि मैंने तो देख लिया कि श्री राम सेंटर में काफी बड़ा थिएटर है, वो अगर सोल्ड आउट है तो उसकी मेहनत से हो रहा है। सही बात जी। बिल्कुल सही बात। ऑडियंस कह रही है कि नबील खान जब आपका होगा हम आएंगे, तो उनको कुछ तो मिला है ना, तभी तो आएंगे। बोली तो कौन आ रहा है इस दौर में, अंदर किसी को टाइम नहीं है इतना। जी जी इसलिए में है एतिहाद अरीना में किया, उसको कैपेसिटी ऑफ देखी थी मैंने। ज्यादा होता है। तो मैं सब ये बोलना चाहूंगा कि सबकी दुआओं की वजह से, सबका प्यार है, और जो सिर्फ अलग अलग म्यूजिक में एक कॉन्सर्ट में नहीं, लोगों को एक जगह है। यही पर नहीं, दुबई में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी मेहनत से। वे आजकल ये माशाल्लाह वहाँ पर खूब तरक्की कर रहा है कि वहाँ की मिनिस्ट्री ने इनको 24 घंटे में गोल्डन वीजा ऑफर कर दी। वाह, मतलब गोल्डन वीजा आप समझ सकते हैं, ये पहला क्लासिकल म्यूजिशियन है बड़ी बात। हिंदुस्तानी जो उनको मिली है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अच्छा आप पहले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जिसको गोल्डन विजन मिला है। ओह हाँ, रुखान को मिली, मतलब गिने चुने लोगों को मिली, या फिर 15-20 करोड़ ये खर्च नहीं बेटे, हाँ वो तो मैं जानती हूँ। लेकिन अपने बलबूते पे सिर्फ Within 24 hours। Yes। वाह। सो मेरी हमेशा से कोशिश थी कि सारंगी को वर्ल्ड वाइड में लेके जाना, और यूएई और मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है, सारंगी किसी से ज्यादा पायोनियर बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस बोल सकते हैं, नहीं किया जी। लोगों ने। वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा किया है, यूएस में, यूरोप में, यूके में, बट इधर जीसीसी कंट्रीज में किसी का ध्यान ज्यादा नहीं गए कि उधर नहीं सुनेंगे इस्लामिक कंट्रीज में क्या है कि नहीं। मगर ऐसा नहीं है, अगर आप अंदर जाएंगे तो अरेबिक म्यूजिक में बहुत बड़ा एक लोग हैं, और ऑडियंस की बहुत बड़ी हैं, लोग जो सुनते हैं। तो मैंने हमेशा से था, मैंने कहा दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ से मैं इसको बहुत अच्छी स्टार्ट दे सकता हूँ, वहाँ की मुझे और चीज में करना है।
तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है आपकी। ये भी एक स्ट्रेटजी था। धीरे 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 दुबई कल्चर गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी करा कि यार एक अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं आप एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की कवर स्टोरी वहाँ के नेशनल खलीज टाइम्स पर आई। वाओ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी कि वहाँ के नेशनल खलीज टाइम्स इज लाइक आवर हिंदुस्तान राइट, आवर इंडिया टुडे। तो वहाँ की कवर फोटो अगर आप देखेंगे, कवर स्टोरी बनी थी मेरी प्रॉपर। तो मैं सारंगी के साथ बैठा हूँ, वो कवर फोटो लगाई। कितनी बड़ी बात है कि हमारा हिंदुस्तान का साज एक दूसरी कंट्री के कवर फोटो पे आ रहा है पहली दफा, फर्स्ट टाइम। तो ये एक हमेशा से रही है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अपना देश का साज के बाहर के मुल्क के कवर फोटो पे ला पा रहा हूँ। तो इसमें बहुत बड़ी बात है। बहुत स्ट्रगल छुपा है जो कि वो मैं बता नहीं सकता, पर वो महसूस हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि इसके पीछे मैंने कितनी सारी चीजें करी हैं, करी होंगी। सेक्रीफाइसेस करी है। आज मैं भी चाहूँ तो किसी के बैंड में लगकर कंपनी कर सकता हूँ, बट मैंने वो सारी चीजें छोड़ी हैं और काफी ऑफर्स आए, काफी बड़े बड़े जो आज सूफी बैंड इनसे भी आए। बट मैंने काफी लोगों के साथ काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले कुछ हालात जब ठीक थे तब मैंने आतिफ असलम के साथ परफॉर्म किया दुबई के। उससे पहले काफी लोगों के साथ, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने परफॉर्म किया। बट मेरा प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं मेरे सारंगी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाऊं लोगों की। जी। आतिफ के साथ भी इन्होंने बीच में ही बैठे। हाँ। जबरदस्त कलाकार, वन ऑफ माय फेवरेट। एक किस्सा मुझे भी याद आता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगी। बताइए मैंने। जैसे हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक वर्ल्ड में कितना पावरफुल है, जी इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी साउथ कोरिया एक ज़माने में मैं बहुत जाता था। जी तो म्यूजिकली और रिदमिक बहुत स्ट्रांग है वो भी। साउथ कोरिया, सियोल एक फेस्टिवल में था मैं, कोरियन परफॉर्मेंस आर्ट सेंटर वहाँ पर है। तो वहाँ के भी बड़े बड़े गुरु सब लोग बैठे थे। मुझे नहीं मालूम तो मुझे क्या करना है, मुझे बुलाया था मेरे एक दोस्त ने कि इस फेस्टिवल में आपको बजाना है। मैं भी ठीक है। तो पता चला 3 मास्टर से वो अपने अपने म्यूजिक के, वो और चौथा मैं, उनसे सबसे छोटा था। कि आज से कोई मेरे ख्याल से 2012-13 की बात है जब की बात। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही अजीब अजीब, एक तो सारंगी नुआई था, लेकिन वो इस कैमरे से लेके यहाँ तक इतना बड़ा, और वो खड़े होके बजा रहे थे, वो भी इतना बड़ा, उसका ऐसे जहाँ करते थे और ढो इस तरह की आवाज़ इसमें से आती थी। कह रही क्या है, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट और एक सारंगी जैसे कुछ लगा सकता था एक तार बार। तो खैर पहले स्किल हमारा क्या है, उनका क्या है, वो भी हो गया। बजाना क्या है, इनका स्टाइल हमारा शायद वो जमीन आसान पकड़ा गया। खैर बन गया, मास्टर बन गया, यू फर्स्ट यू सीनियर ओके। उन्होंने बजाया तो मैं सुनता रहा कि ये कौन से राग के करीब है जो ये बजा रहा है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ताकत बता रहा हूँ। जी जी फिर दूसरी की बारी आई, तीसरी, तीनों ने बजाया, मैंने समझ लिया कि ये कौन सा राग है। वो कुछ और बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ओके, मैंने लिखी ट्यूनिंग वेरी पहले, और जब बजाता हूँ मैं तो तीनों खड़े हो गए। ओ तब मुझे एहसास हुआ, मैंने क्या सचमुच हमारा क्लासिकल म्यूजिक वर्ल्ड में सबसे ऊपर है, सबसे हवीर। पूरी दुनिया में जो राग जो यहीं से पहुंचे गए, मुझे ऐसा लगा। वो कुछ और बोलते हैं लेकिन हमारे रागों में से ही निकलते हैं। और सारंगी को बजाया तो मैंने बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सबको मिला कि मैंने ये बजाया। फिर हमारे 2-3 शो हो गए वहाँ पर काफ़ी, तो बहुत ही मज़ा आया था जी। शिव रंजनी एक राग है, थोड़ा सा वो सैड भी है, सैड ज़्यादा। तो वो उनका म्यूजिक भी ऐसे ही है। उसको मैंने समझ गया कि ज़मीन यही है। मैंने वो लेके बजाया तो वो तो हैरान में होएगी क्या हो रहा है। तो उसने कौन साइड में दूसरा बजाया वो नहीं, खिरवानी नहीं था, वो था सारे गा पा दा 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 पा गा रे सा। भोपाली, भोपाली भी इन साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत बढ़ता। रो 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 रो,
इस तरह का म्यूजिक सुना होगा आपने, चाइनीज या तो ये लेकिन राग भोपाली है। हमने उसको से राग निकाला, हम चालू हो गया रे गा बदा सा दा ब द रे गा रे सा। तो ये क्या करता है? अब मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं तो सिर्फ वो राग हमको सुनता था और फिर चालू हो जाएगा। क्योंकि वो हमने जो ट्रेनिंग ली है रागों की, हमारे हिंदुस्तानी राग इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने सारे हैं कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं कि वो उनके नाम अलग अलग है हमारे दिनों में। तो इसलिए कहीं भी हम जाते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई है जो गाना मान बजा जाते हैं, वो पता रहते होते हैं। एक किरवानी राग है, आप वेस्टर्न यूरोप जी कहीं जाएंगे तो आपको उसकी झलक मिलेगी किरवानी राग की। वो उसी से निकला हुआ है पूरा, ये अपना जैज म्यूजिक वगैरह सारा उसी से निकलाया था। लेकिन आपको रागों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ ये सब बजाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, वो जो बजाते हैं क्या वो इतना बजाए और इतना पावरफुल बजाते हैं कि लाजवाब था। उनकी नोटिशन होती है, उनके जो सुर होते हैं बहुत अमेजिंग होते हैं। हम अपने दिमाग से बजाते हैं क्योंकि हमारा नोटिशन देखने की आदत नहीं है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को नहीं बजा सकते ज़्यादा, हमारे जो दिमाग का है और दिल में है हम वही बजाते हैं। इम्प्रोवाइजेशन जितना होता है, आलाप जो है 1 घंटे की कॉन्सर्ट में आपको 45 मिनट्स आलाप बजाना है। कितना बजाएंगे आलाप आप? ये वो आलाप समझ सकते होंगे और किस प्रकार से आपको बजाना है कि वो रिपीट नहीं होना है 45 मिनट का, ताकि आपको इतना सीखा हुआ होगा, इतनी आपके पास तालीम होनी चाहिए, आपने सीखा है। कहते हैं ना, देखिया सीखिया परखिया। वो देखिया सीखिया परखिया कैसा है? पहले सीखना है, फिर देखिए जाके आप और फिर परखो आप जाके। दूसरों को सुनना भी बहुत जरूरी है कि मैं तो बजाता हूँ लेकिन ये ऋचा क्या गाती है आज, इनको सुनना चाहिए। ये तरुण कैसे तबला बजा रहा है, चलो देखते हैं सुनते हैं, तो उससे लेसन मिलेगा कि यार वो तो बहुत अच्छा बजा रहा है, या उसकी वो कमी हम ऐसा करते हैं। तो इसलिए बोला गया है देखिया सीखिया परखिया। जी ये कहानी है जी जाकर सुनना भी चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है। हम ही तो बजा रहे हैं ना, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है वो भी तो देखना जरूरी है। लोग नहीं जाते हैं ज्यादा, तो इसलिए हमारे सबके कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, सुनना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है। उस आर्टिस्ट को भी लगेगा कि यार एक आर्टिस्ट आया मुझे सुने, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर दूसरे को कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, उसकी तारीफ करें, उसका हौसला बढ़ाए। जी जलना वलना नहीं, सबकी तरक्की से खुशी हुई है, ऊपर वाला आपकी तरक्की खुद करेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया कि सारंगी के 100 रूप होते हैं, तो सर हम सारंगी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि सर सारंगी को आप किस स्वरूप में देखते हैं? सारंगी के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले देखिए एक बो है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गज, ठीक है। इसके बिना सारंगी अधूरी है। इसके बिना सारंगी अधूरी है कि इसके अंदर ये हेयर लगे हुए हैं, बूढ़े के हैं, मूछ के बाल हैं, क्योंकि इसी से ही बचती है सारंगी। और सारंगी का ये दिल है, हार्ट, जिसके बिना सारंगी अधूरी है। तो सबसे पहले ये बताना है आपको। और अब ये देखिए सारंगी, ये हमारे डिजाइन की सारंगी हुई। मतलब सारंगी भी छेड़ती ही लगता है कि क्या लग रहा है, आपको भी शायद महसूस हो रहा हो। हाँ जी, थोड़ा छेड़ता हूँ, आपको उसकी सुर दिखाऊंगा पहले।
तो ये भी एक रंग है इसका, 100 रंग है तो 100 ही कलर है इसके अंदर, लेकिन हमने तो सिर्फ 5 ही कलर सीख पाए हैं और 95 कलर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि नबी आप सारंगी के बारे में पूरा बताएं, इसका इतिहास थोड़ा सा, ये जो हमने इसको कुछ बताया है तो वो आपको बताएंगे। माइक थोड़ा उधर करिए। तो सारंगी को असल में पहले ज़माने में कहते थे सौरंग। सौरंग से निकली है ये सारंगी। एंड क्यों सौरंग? क्योंकि सौरंग के मतलब होते हैं, इंटरनेशन बोले तो 100 कलर्स, 100 रंग। 100 रंगों से बनी है ये सारंगी। ऐसा कहा जाता था कि अलग अलग तरीके के इसमें से सुर, अलग अलग तरीके के जॉनर्स, डिफरेंट स्टाइल हम बजा सकते हैं इसमें से, तमाम कोई भी हो, क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, सूफी, कवालीज, ठुमरी, दादा, कजरी, टप्पा, बॉलीवुड, आजकल मैं पॉप भी कर रहा हूँ, सूफी रॉक। सो इतने सारे जॉनर्स तो मैंने बता दिए। ये तो वो है जो हमें पता है, बता जाते हैं कितने और होंगे। तो ये तो वो है जो हमें पता है, जो मैं बजाता हूँ, और कितने और है जो मैंने सीखे ही नहीं और मुझे पता नहीं क्या है। वेस्टर्न क्लासिकल भी मैंने इसमें बजाया, कोशिश करेगी बजाने की, राइट। सो 100 रंग से बनी, आज के ज़माने में बोलते हैं सारंगी। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे इसमें 3 मेजर स्ट्रिंग्स होते हैं। दिस इज सा, पा एंड बेस सा। एंड 39 स्ट्रिंग्स जो है इसमें टोटल होती हैं, और 36 अंडरलाइन स्ट्रिंग्स होती हैं जो रेजोनेंस में, नेचुरल रिवर्ब में, जैसे आपने अभी सुना, देखो जो गूंज निकल रही थी ना, एक एहसास, इको जो होता था, अच्छा एहसास है, ये नेचुरल सारंगी के का रिवर्ब है। ये हम इस सिंथेटिक स्ट्रिंग्स का यूज कर। और अब बात करते हैं इसकी, सा फैमिलियन, आई थिंक ये है एक स्किन, एक बोट्स की स्किन है, उसको सुखा के टाइट करके इस पे लगाया हुआ है। एंड दिस इज फिंगर बोर्ड, दिस इज मेड अप ऑफ कैमल बोन। दिस इज अ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ मेकिंग सारंगी बेसिकली। एंड ये एक मछली का पुराने जमाने में यूज कर सकते थे। इसको भी मैं ट्रेडिशनल स्टाइल बनूंगा, क्योंकि लोग खूबसूरती के लिए मछली यूज करते थे, क्योंकि इसको हाँ और ये पापा ने जो है छोटी छोटी एक और मछली यहाँ पे लगाई है, थोड़ा इसका स्टाइल चेंज कर, थोड़ा बच्चा। देवी सारंगी में फ्लैट मैंने रखा हुआ है एक कैमन बोन का एक स्ट्रक्चर, जो कि उस्ताद साबिर खान संत की सारंगी में भी था, तो मैंने इंस्पायर होके तो करा। और ये है ब्रिज, स्ट्रिंग्स इस पे सपोर्ट होती हैं, इसके सपोर्ट के लिए ये भी ये प्लग्स हैं, यहाँ पर भी स्ट्रिंग्स आती है, ये पैग्स हैं इसके, ये खूटियाँ जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ से स्ट्रिंग्स जो है ट्यून होती हैं। और ये जो आपने बताया अभी, ये गज होता है, इस बगैर इसकी सारंगी हम आवाज निकाल सकते हैं, क्योंकि आवाज तो हम ऐसे भी निकाल रहे हैं, लेकिन सारंगी को बजा नहीं सकते। जैसे सुनिए, इसके लिए गैसेस है यूसीसीआई, और बगैर इसके हम बहुत साउंड निकाल सकते, पर ऐसा निकाल सकते। तो ये है सारंगी के बनावट की अगर हम नजर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हमारे गले के आवाज के बहुत नजदीक है। जैसा भी हम गाते हैं, इट इज द क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू ह्यूमन वॉइस, और मोर देन हारमोनियम। हारमोनियम में फिक्स नोट्स होते हैं, रे गा, बट सारंगी में सारे, दैट मीन ऑल इंडिया रेडियो में बहुत साल पहले हारमोनियम को हटा दिया था, कि हारमोनियम जो है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं, हारमोनियम बाहर से इंडिया में आया था एक्चुअली। हारमोनियम को बजाने का अंदाज भी अलग है, जो वो क्लासिकल की हरकतें होती है, बुरखियां, मीन, वो सारंगी में सबसे ज्यादा नहीं करती है। और पुराने जमाने की जो लेजेंडरी सिंगर्स रहे, सब ने सारंगी अपने साथ रखी है, लेकिन आजकल के जो कुछ लोग हैं हारमोनियम यूज करने लगे। आई डोंट नो द रीजन, और इसका एक रीजन काफी सिंगर्स ने मुझे बताया कि सारंगी ना बेसुरे को पकड़ लेती है। आजकल वो वाले जो सिंगर्स होते थे हमारे बुजुर्ग, जिनको हम बोले, जो पहले काम करके गए हैं, वो एकदम इतना परफेक्ट गाते थे और सारंगी को यूज करते थे, क्योंकि पता है कि सारंगी को वही सिंगर यूज करे जिसको उसकी अहमियत पता है। दैट शोज कि वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रिसाइटल पेश कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के लोग, क्योंकि हारमोनियम जो है बेसिकली कवालीज में, लाइक क्लासिकल में अच्छा लगता है, बट सारंगी गाने के सबसे नजदीक है। और आप देखें तो एक ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा इसमें से। पहली चीज, हमारे बाल हैं, स्पाइक्स मैंने बनाए हुए हैं, बनाए हुए, और कुदरती है, पहले से जमाने जब ये पैदा हुआ था तब से ऐसी है।
और 2 आंखें हैं, हम्म। माउथ है, चेस्ट है और स्टमक है और कान भी है सुनने के। तो ये एक ह्यूमन शेप है और फॉर मी इट्स मैं कह सकता हूँ ये इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्वीन है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और फैक्ट है, मैं सारंगी के साथ में रहा तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतने साल मैंने इसके साथ बिताया कि सारंगी जो है एक फीमेल इंस्ट्रूमेंट है और सारंगी को बजा जब तक आप चाहोगे तब तक आप सारंगी को बजा नहीं सकते। थोड़ी नखरीली है और भी फीमेल है क्योंकि थोड़ा मुश्किल है इसको ट्यून करना, थोड़ा समय लगता है इसको ट्यून करने में। और बट ये है कि सबसे पहली चीज खूबसूरत इतनी है कि मन करे कि वाह मुंह से निकलता है, क्या बात है। और साउंड भी ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कोई फीमेल गा रही है बैठ। जब ये पीठ बजती है तो हम हिंदी में भी बोलते हैं कि सारंगी सीखी, सारंगी बजती है, बट तबला बजता है, सितार भी बजता है। सारंगी की एक स्पेशलिटी है कि एक यूपी की फीमेल इंस्ट्रूमेंट है और अगर मैं इसको एक दिन ना छूऊं तो अगले दिन नाराज हो जाती है, नाराज हो जाती है बहुत ज्यादा। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और इसको इतना प्यार करना पड़ता है तब जाके ही हमसे प्यार करती है। एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद आई नबील ने खूबसूरती की बात कही। इसकी सारा डिजाइन सारा मैं खुद करता हूँ, उसका साउंड भी क्वालिटी लेकिन ये मुझे कैसे आ गया जब सारंगी साउंड नहीं आता था पहले एक ज़माने पे 17-18 साल की वो होगी ये थिंग ज़्यादा हो गई। तो वो साउंड जो मैं बैठना से चाहता के पास जाएगी साल गुलाम सिंह का था तो उनकी सारंगी सी बोल ली थी बस। तो मैंने कहा चाचा हमारी सारंगी में वो साउंड आता ही नहीं जिसे हम माशाल्लाह आपकी सारंगी में आ रहा। तो कहने लगे अच्छा हंसने लगे, कहने लगे बीवी बच्चों से प्यार करते हैं। अब मैं उनके सामने क्या बोले जी, कहने लगे वैसे ही प्यार इससे भी करो। कुछ समझा ही नहीं था। मैंने ऐसा करते ही ठीक है, बहुत डीप बहुत गहरी और ये 2-4 दिन नहीं गए। लेकिन वैसे रात को रियाज करने बैठा ना तो कुछ समझ में आई उनकी बात कि बीवी कहती है कि मुझे ये 4,000 का सूट चाहिए, हम दिलाते हैं। बच्चे कहते हैं हमें 2,000 वाली शर्ट चाहिए, हम दिलाते हैं। वो उस प्यार की बात कर रहे थे और वो एक सारंगी जिससे हम कमा रहे हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है, उस पर हम जो है माल अच्छा नहीं लगा रहे हैं, तारवेद काली ये सारी चीज। मैंने उसे टाइम क्लास निकाल के सब काट दिया, सारी तरह सारा सब कुछ करा दिया। समझ में आई। सुबह गया दरियागंज मार्केट में जाएगा, आप यकीन मानिए उसी दिन मैंने कम से कम ये 20-25 साल पुरानी बात है, मैंने 3-4 हज़ार रुपये की बड़ी ज़बरदस्त होती थी, मतलब 4 हज़ार रुपये की मैंने तार स्ट्रिंग चरवाने की जो क्वालिटी थी सब लेके आया। आए कहने कह रही इतने पैसे इसमें लगाती है, मैंने कहा हाँ खैर मेरे हाथ से वो तो याद नहीं सारे तार लगाए, सब कुछ करने के बाद जो बजाता हूँ साउंड जो है कहाँ से कहाँ पहुँचता है जी। तब से मैंने जो है कहा तो मैंने नहीं, पहला प्यार यही है, पहले इसके नहीं करना। आप देखिए दुनिया में और भी सारंगी आपको दिखेगी, सच कह देंगे, लेकिन कुछ है हमारी सारंगी में जी क्योंकि हम इस पर बड़े बहुत काम बनाए थे जी। और यूके यूरोप में मुझे सारंगी के प्रोफेसर बोलते हैं, कहने जिस सारंगी पे आप हाथ अपने को अपना बोझ लगती है। मैंने कहा नहीं, ये मेरे उस्तादों की मेरे बाबू दुआ है कि तू जैसी भी होता है कैसी भी सारंगी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि वो अच्छी बोले और बोलती है। तो देखिए आपने एक रंग देखा, एक ये इसके सारंगी के छोटे छोटे से आने दिखाता हूँ। अभी हमने बात की कि आपको सारंगी का प्रोफेसर बोलते हैं, तो आपकी एक एकेडमी भी है जो कि नए आयाम छू रही है। किसी को आपसे सीखना हो आपके एकेडमी के बारे में हम जानना चाहेंगे। ज़रूर। असल में 2007 में मैं टीचिंग की तरफ थोड़ा मेरा रुख हुआ। कुछ फॉरनर्स थे मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी जापान और यूरोप में बहुत अच्छा बजा रहे हैं,
उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि यार मुझे सारंगी के लिए कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से हमने स्टार्ट करी सारंगी की रनिंग सिखाने की, और फिर एक अकेडमी हमने स्थापित करी, सारंगी कल्चरल अकेडमी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी मशहूर है उसका नाम, और कॉन्सर्ट भी हम लोग बहुत कराते हैं। नवील और हम दोनों मिल के ही स्टूडेंट को सिखाते हैं। वो अपनी और लार्जेस्ट सारंगी एकेडमी जी तक हमारे काफ़ी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, सिर्फ मतलब जैसा कि पापा ने बताया, बहुत पुराने स्टूडेंट्स जापान चाइना से आते थे, यूरोप से आते थे, आज अमेरिका से भी आते हैं, या यूके में भी हैं। और हम सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। जी और पापा जब से सिखाते हैं, जब से ये जूम और गूगल मीट नहीं था, तब स्काइप से इन्होंने 2008 से शुरू किया। 2007 से मैंने ऑनलाइन, जब जानता है नहीं ऑनलाइन क्या होता है, तो जब से हमने चालू करी। और आई थिंक 15-20 कंट्रीज में तो हैं स्टूडेंट पुरवाने के तो हमारे। मोर देन दैट जी अभी काफ़ी बढ़ गया जब से सोशल मीडिया आया, तो मैंने एकेडमी के थ्रू काफ़ी हम लोगों ने उसकी प्रमोशन करी। और अब तो उस ज़माने में इतने इंटरनेट नहीं तो होता था, सोशल मीडिया नहीं था, तो रीच थोड़ा मुश्किल था, लोगों तक पहुंचाना बहुत कम आते थे। बट 2017-18 से जो स्टूडेंट्स आने लगे हुआ, और इसके लिए प्रमोशन के लिए मैंने एक यूट्यूब पे लेट्स लर्न सारंगी भी बनाई हुई है सीरीज, जिसपे मैंने लोगों को हिस्ट्री सारंगी के बारे में, कैसे बजाते हैं, हाउ टू प्ले सारंगी, हाउ टू होल्ड द बो, करेक्ट पोजीशन, किस तरीके से बैठते हैं, उस जरिए भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए सीखने। तो ऑनलाइन 2020 में काफ़ी अर्जेंटीना, ट्रिनिडाद, वेस्ट इंडीज़, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, जापान, काफ़ी लोग उस जरिए से आए और एकेडमी में हमारे शामिल हुए। हमारा एक इंटरनेशनल सारंगी कल्चर एकेडमी अभी बन चुकी है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह। और हम ट्राई करते हैं कि हर साल अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इवेंट करें और एक कॉन्सर्ट करें उनके लिए, ताकि उनको एक अच्छा महसूस हो कि यार हमने कुछ किया। और हर साल हम सारंगी कल्चर एकेडमी के थ्रू सारंगी लेगेसी करके कॉन्सर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। 2017 से हमने शुरू किया था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में हमने काफ़ी हर साल किया, नॉट ओनली इन दिल्ली, ऑनलाइन भी किया हमने 2020 में, क्योंकि सब कुछ बंद था। बॉम्बे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, साउथ इंडिया हो गया, कुछ नॉर्थ इंडिया सिटीज़ हो गई, दिल्ली में काफ़ी बार किया, तो काफ़ी सारे हम करते हैं सारंगी लेगेसी। तो नॉट ओनली इन इंडिया, हमने यूके में किया, पेरिस में भी सारंगी लेगेसी करी। तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में नहीं, और अभी टू बी ऑनेस्ट हमारे 70% स्टूडेंट्स फॉरनर्स, आप यकीन नहीं करेंगे, तो इंडिया में इतना कम होती जा रही है सारंगी। तो हम ये कोशिश करते हैं, तो वो जो 30% है वो तब जाके आते हैं, जो 70% है वो बाहर के ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट है। एक हमारे यहाँ वो चीज़ है कि हमारे यहाँ यार जो चीज़ है उसकी नहीं है कदर ज़्यादा। ज़्यादातर लोग तबला सीखते हैं, सितार सीखते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात आए, मेलोडी की बात आए तो। बट सारंगी भी अब हम काफ़ी सिखा रहे हैं, और लोग बच्चे आके काफ़ी सीख रहे हैं, और मोर देन 50 ईयर्स भी सीख रहे हैं, 10 साल से कम बच्चे भी सीख रहे हैं। तो कोई इसकी एक एज लिमिट भी नहीं है, छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं, बड़े बच्चे भी सीख रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। और ऐसा पैशन होना चाहिए, आपके अंदर पैशन है तो आप ज़रूर सीख सकते हो। तो इतना अच्छा बजा रहे हैं, कुछ लोग हैं 2 साल में इतनी सारी चीज़ें बजा रहे हैं, और कुछ लोग हैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कम बजा रहे हैं, लेकिन बजा रहे अपने लिए, बजा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, बजा रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, हील करते हैं अपने आप को, महसूस करते हैं बजाने के बाद, जब रात में सोते हैं तो अपने लिए बजा रहे हैं। नॉट जरूरी नहीं प्रोफेशन बनाओ उसका, बट कुछ भी आप काम करो, साइड में सारंगी जरूर बजानी चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया में बहुत लोग चाहते हैं सारंगी सीखना, लेकिन एक जब सारंगी की कीमत पता चलती है तो बेचारे थोड़ा उदास हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हमारी एकेडमी भी करती है मदद, लेकिन हमें अभी ऊपर से कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती। हम अपनी फीस नहीं ले सकते, हम यही कर सकते हैं, या जब अब हमारे पास आ रहे हैं तो सारंगी भी सिखा देंगे। हम ट्राई करते हैं कि सारंगी की कॉस्ट कम से कम कॉन्सेप्ट्स के लिए यकीन दिया जाए। 30,000, 35,000, 40,000, 25,000 ये नहीं जाती है अच्छी सारंगी, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी हमें मुझे बहुत दुख होता है। मैं उनसे उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वह सब भी नहीं कर पाता।
कि कैसे करें। तो ये सरदार से भी हम लोग करते हैं, लेकिन कोई मदद हमारी नहीं मिलती हमें कि ऐसा कुछ हो कि हमें सपोर्ट मिले। कम से कम इंस्ट्रूमेंट तो उनको मिल जाए, तो वो भी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ये बहुत एक बड़ी बात है कि सारंगी जैसे साज को अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट बरकरार रखना चाहती हैं तो उनको कुछ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक स्टेप उठाना चाहिए कि एटलीस्ट उनको कुछ उनके लिए कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसी सारंगी बनाई जाए, या फिर नॉट ओनली सारंगी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाए ताकि उनको ईएमआईज पे सारंगी दी जाए या और सस्ती रेट्स में सारंगी दी जाए, या गवर्नमेंट किसी सारंगी या इंस्ट्रूमेंटल जो शो है या बनाने वाले जो लोग हैं उनको कोई फंड दिया जाए कि कुछ ऐसी स्टेप आई थिंक मुझे लगता है कि उठाना चाहिए सो दैट ये एक लेगेसी और ये एक शास्त्रीय संगीत बरकरार होना चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास बहुत गर्ल्स हैं जो सारंगी सीख बहुत अच्छे हैं सर। मैं उनको बहुत प्यार से सिखाता हूँ। तो गुरु जी लग रहा है तो उसको नहीं बेटा ये होगा, और वो और बहुत अच्छा अच्छा बजा रहे हैं। रियाज कोई स्कूल कॉलेज के लिए जॉब करती है, आती है, वो बड़े मुश्किल से निकालती है टाइम, लेकिन मैं उनके साथ में टाइम देता हूँ। सारा दिन मैं अपना ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन शाम को मैं ऑफिस टाइम जब वो आते हैं तो उनको मैं सिखाता हूँ, क्योंकि बगैर सिखाए मुझे भी नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा शौक है भी और मेरा पैशन भी है, और मुझे अच्छा लगता है उनको सिखाने। कोई बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हम अपने audience की से अपील करना चाहते हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं कि इस चीज़ को समझें और सारंगी को ज़रूर जो है सीखें। और हमारे मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली, क्योंकि कल्चर के लिए ज़रूर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो ऐसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके लिए ऐसा स्टेप अभी तक नहीं उठा है कि जो लोग जो बच्चे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सारंगी खरीदना या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना, तो उनके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स दिया जाए जो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए रहें। जैसे हम हमारे पास है, हमारी है सारंगी कल्चर एकेडमी, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए सारंगी तैयार करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो हमारी सोसाइटी हो गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं ये चाहता हूँ कि उनके पास ऐसे कोई डोनेट करे, फंड्स दे, जिसके थ्रू वो बहुत सारी एक स्टैंडर्ड साइज की सारंगी बना के रखें और लोग आए और उनको वो कि अगर हम अपने शास्त्रीय संगीत को अलाइव रखना चाहते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी उतने ही जरूरी जितने की गाना और डांस जरूरी है, क्योंकि विदाउट म्यूजिक अ डांसर कैन नॉट डांस, राइट, बट विदाउट डांस वी कैन प्ले म्यूजिक। सो डांस के जितना इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट, आज अगर कोई डांसर डांस कर रही है तो क्या वो बगैर सारंगी तबले या म्यूजिक के डांस कर सकते हैं? पर हम बजा सकते हैं विदाउट डांस। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को समझना चाहिए और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जितना वो फंड डांस पर और कथक पर, कुचिपुड़ी, जितने भी जॉनर्स उस पर कर रहे हैं, उतने मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स करना चाहिए, कि नहीं है। वेरी नाइसली सेड। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि लोग ऐसा फंड्स करें, डोनेट करें, जो कि हम बच्चों को बहुत आधी से आधी कीमत पर सारंगी दे सकें। ये बहुत जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट राउंड की तरफ, जो है हमारा रैपिड फायर राउंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप दोनों से। सर, आप दोनों का फेवरेट राग कौन सा है? पहले स्टार्ट करेंगे सर से। फेवरेट से मेरे बहुत हैं, लेकिन मैं एक ही बता सकता हूँ, मारो भैया। ओके सर, आपका? मेरा राग दरबारी। राग दरबारी। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपका फर्स्ट स्टेज शो जो आपके दिल के सबसे करीब है वो कौन से साल में हुआ था? मैं छोटा था काफ़ी, लेकिन मुझे याद है अपने फादर के साथ गया था किसी कॉन्सर्ट में, तो अलग से 11 साल की उम्र से मिली जब उनके साथ में मुझे स्टेज मिला था। मुझे याद नहीं मैं क्या बजाया वहाँ, काफ़ी लोग के साथ में थे, किसी गाने के साथ में बजाया था क्या था, लेकिन उनके साथ शेयर कर रहा। अच्छा सर, आपका? मेरा पहला स्टेज शो तो था 2008 में। अच्छा। एलटीजी ऑडिटोरियम मंडी में। अच्छा। और पहला मेरा वो था, बट अगर आप मुझसे फेवरेट पूछेंगे मेरा पसंदीदा शो, तो मैं बोलना चाहूँगा कि लास्ट ईयर ज़बी थिएटर दुबई में मैंने परफॉर्म किया था। वो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस मुझे वहाँ मिली थी, और मेरा बहुत ऐसा awesome। और सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर सारंगी नहीं तो दूसरा नेक्स्ट फेवरेट, सेकंड फेवरेट आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता अगर सारंगी नहीं होती तो? ये सारंगी ही होती। अच्छा, सारंगी ही होती। सारंगी ही होती। अच्छा, सारंगी आपका पहला और आखिरी प्यार। अच्छा सर, आपका? आप
देख जैसे मैंने बताया कि मैं तबले का बहुत शौकीन था बचपन में, अच्छा। एक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का मुझे तो पसंद था हम्म, तबला सुनना। हम्म, बट जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो आपकी पसंद बदलती रहती है। हम्म, तो जब मैंने सारंगी से रिश्ता बनाया, सारंगी ने मुझे चुना, तो पहले तो मैं इतना मुझे समय नहीं मिला कि मैं कहीं और कुछ और सुन सकूं, कुछ और जा सकूं ना। चैलेंजिंग तो इस इंस्ट्रूमेंट रहा बेसिकली। तो इतना मैंने लाइफ स्पेंड किया इसके साथ, इतना सब कुछ बताया, तो सारंगी को मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा। बट हाँ, कभी कभार आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट सुनना पसंद करोगे तो मुझे ऊद बड़ा अच्छा लगता है सुनना। अच्छा। तो मुझे वो एक एक शांति जो मिलती है मुझे ऊद से मिलती है सारंगी के बाद। सर, एक इंसान जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, अगर आपको दोबारा वो इस धरती पे आ जाए, उनके साथ आपको समय बिताने का मौका मिले एक दिन, तो आप किसके साथ बिताना चाहेंगे? उस मेरे गुरु जी उस्ताद साहब रीमा साहब ओके। शाम एक दिन किसी और कर ओके, और सर आपके लिए? मेरे लिए भी मैं सेम जवाब देना चाहूँ, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि मैं बहुत छोटा था, 15 साल की उम्र थी जब वो गुजर गए। मेरी कुछ थी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी क्या था। तो मैं चाहूँगा कि वो अब मेरे साथ हों, क्योंकि मैं वो मुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि मैं आज मुझे इस मकाम पर देखेंगे कि मैं आज स्टेज शोज कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी कर रहा हूँ, अपना नाम रोशन कर रहा हूँ, खानदान का नाम रोशन कर रहा हूँ। इस लायक हूँ मैं कि मैं कुछ थोड़ा बहुत वो कोशिश दी वैसा बजा पा रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उनको दिखाने में बहुत अच्छा लगेगा कि देखो जो आपने जो मेहनत करी, जो आपने दुआएं ली। और मैं उस टाइम भी इतना छोटा था और मेरे ना समझता कि इतना वक्त नहीं बता पाया उनके साथ। 7-8 साल भी मुझे लगता है कि बहुत कम है मेरे लिए तो सीखने को उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कमी हमेशा महसूस होगी, और मैं चाहूंगा कि अगर वो वापस हैं तो मैं उनके साथ साबिर खान साहब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँ। और सर लास्ट सवाल ये है कि सर आपका एक फेवरेट म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जिस जो भी है आपका अभी कौन है, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में? अभी जो फिलहाल ये पहले का ही बोल सकते हैं। पहले का भी आप बोल सकते हैं अगर आपको लगता आपके है टाइम तो, के, आपके टाइम से टाइम पहले के या जो जो आपके फेवरेट रहे हों या अभी हैं। फेवरेट तो देखिए जिसको हम देखते हैं अपने जो इंस्पायर जिससे होते हैं वो सब फेवरेट ही होते हैं। शिव कुमार शर्मा जी, हरी जी, उनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। पंडित राम नरेंद्र जी, सुल्तान खां साहब, हमारे उस्ताद साद गुलाम साहब और साथ साबिर खान साहब, ये सब वही सुन सुन के हमने जो बड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हमेशा उनकी विजिट जो है हमारे कानों में रहे। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ अपने उन नौजवानों से जो साजी या तबला या गाना या डांस जो भी सीख रहे हैं, वो अपनी ईमानदारी से सीखें और अपने गुरु को खुश रखें, हमेशा उसका कहना माने, हमेशा गुरु का जो है आदर करें, और जो वो बात कहें वो करना, उनका दिल जीतना है, और मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहिए। अब और बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं ना कि मुझे वो करना है, तो आप फिर वो उस माइंडसेट से नहीं जाओगे। आपको सोचना है कि मुझे वहां जाना है, और मेहनत करते रहो, एक दिन वो चीज होगी जरूर। दिल जीतोगे तो दिल से दुआ निकलेगी, और ऊपर वाले करम से वो दुआ हमें मिली है। हमारे साथ कहते थे यार तू ऐसे काम करता है, दिल से दुआ निकलती है। मैं सोचता था कि मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैंने खिदमत करी उनकी, क्योंकि नेचुरल जब उस्ताद हैं हमारे, लेकिन मैंने उनको समझा भी। मैं सिर्फ चेहरे से समझता था कि उस्ताद को क्या चाहिए, क्या काम है। सिर्फ उस्ताद भी थे, आपने बच्चे ससुर भी थे, वो मेरे ताया थे, और उनके बच्चे भी वहाँ बहुत लोग आते थे। लेकिन मैं समझता था कि उनको क्या चाहिए। मैं अगर 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद भी जा रहा हूँ, तो उनकी फेवरेट चीज़ें लेके जाता था खाने की कुछ ही। तो वो कहते थे यार मैं 2 दिन से राह देख रहा हूँ कि मुझे दिल चाह रहा था, और तू दिल से दुआ निकलती है तेरे लिए, तो वो काम करता है अनजाने में सही, लेकिन मैंने दुआ ली है। और मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने उस्तादों की दुआ लें ऐसी, वो काम आ गई फैले क्यों नहीं। संगीत जब इबादत बन जाए तो हर एक सुर एक दुआ बन जाता है। आज जो हमारे कलाकार थे, जो सिर्फ घरानों में नहीं, इनकी कला इनके इरादों में भी पलती है। आज हमने जाना एक सच्चे आशिक का दिल इंसानों में नहीं, उसकी सारंगी में धड़कता है। उसकी आवाज़ में मुरादाबादी 100 रंग हैं, तानसेन की गूंज है, और हमारे लिए एक सीख है। दिल की सच्चाई सुरों से निकलती है। अगर कोई साज रुला सके तो वही साज आपको जोड़ भी सकता है। थैंक यू सो मच हमारा जुड़ने के लिए। धन्यवाद।